नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की खबर एकदम झूठी निकली। आज पूनम पांडे खुद कैमरे के सामने आई। उनका कहना है कि वो सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए ये कदम उठाई थी। लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूनम की जमकर आलोचना भी की जा रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को जिस खबर ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी, वो थी एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को लेकर। उनकी मौत की खबर सामने आई थी और इसके पीछे की वजह सर्वाइकल कैंसर का होना बताया गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वही पूनम पांडे सबके सामने प्रकट हो गई, जिससे मौत की खबर एकदम झूठी निकली। शुक्रवार के दिन जैसे ही उनके निधन की खबर आई थी, सोशल मीडिया पर हर तरफ उन्हीं की बात हो रही थी। लेकिन इस खबर की अब हवा निकल चुकी है। पूनम पांडे ने खुद मीडिया के सामने आकर सच्चाई बताई है। पूनम अपने बयान में सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि जागरूकता के लिए उन्होंने ऐसा किया है। Die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. दरअसल जब से उनकी मौत की खबर सामने आई थी, उसको लेकर भी लोगों में अलग अलग राय बटी हुई थी। उनके चाहने वाले जहां उनकी मौत पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, वो बेहद दुखी थे, तो वहीं कई लोग खबर को झूठा बता रहे थे। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें करीब से जानने वाले लोग भी पूनम पांडे की मौत की खबर को लेकर आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपना नया वीडियो शेयर किया था, जिसमें कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है। वो एकदम फिट नजर आ रही थी। वो एक क्रूज पर स्टाइलिश अंदाज में चलती और एंजॉय करती नजर आई थी। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम भी थी। अब जब पूनम पांडे खुद सामने आ गई हैं, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसा पब्लिसिटी स्टंट है, जिसमें इंसान झूठी मौत की खबर भी पोस्ट करने से गुरेज नहीं कर रहा। दरअसल शुक्रवार के दिन पूनम पांडे की मौत की खबर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम से शेयर की गई। पूनम पांडे की टीम की तरफ से पोस्ट को शेयर किया गया था, जिसमें उनके सर्वाइकल कैंसर से निधन होने की बात कही गई थी। पूनम पांडे के मैनेजर का कहना था कि कुछ वक्त पहले पूनम को कैंसर से पीड़ित पाया गया। ये कैंसर का आखिरी स्टेज था। वो कानपुर अपने घर में रहकर अपना इलाज करवा रही थी। कानपुर में ही पूनम के अंतिम संस्कार की भी बात कही गई थी। पूनम पांडे एक ऐसी शख्सियत रही हैं, जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है। और यही नहीं, एक और वजह भी थी कि अधिकतर लोग उनकी मौत की खबर को सच नहीं मान रहे थे। मॉडल के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पूनम पांडे ने साल 2013 में फिल्म नशा के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का नहीं चल पाया। कुछ फिल्में करने के बाद जल्द ही बॉलीवुड से वो गायब हो गई। उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में भी उन्हें देखा गया था। ये वही पूनम पांडे थी जिन्होंने 2011 में कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो वो न्यूड पोज करेंगी। जाहिर है ये पूनम पांडे का पब्लिसिटी स्टंट था। सोशल मीडिया पर अब कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब पूनम पांडे भले ही कह रही हो कि उन्होंने बीमारी की जागरूकता के लिए ऐसा किया था, लेकिन उनके प्रशंसक भी मान रहे हैं कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आप मौत की झूठी खबर के पीछे की पूरी कहानी को समझिए।
मौत की खबर मीडिया में ट्रेंड करने के बाद पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, मेरी मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से नहीं हुई है। बदकिस्मती से मैं दूसरी महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं कह सकती जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपना जीवन खो दिया है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या है। मैं यहाँ आपको यही बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर दूसरे कैंसर की तरह नहीं है, इसे रोका जा सकता है। आपको सिर्फ अपना टेस्ट करवाना है और HPV वैक्सीन लेना है। हम ये सब कर सकते हैं ताकि इस बीमारी के चलते किसी और को अपनी जान ना गंवानी पड़े। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ऐसा किया। मैं उन सभी से माफी मांगती हूं जिन्हें मैंने हर्ट किया। मेरा मकसद सिर्फ सभी को एक ऐसी चर्चा पर ले जाना जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, और वो है सर्वाइकल कैंसर। वो आगे कहती हैं कि मैंने अपनी मौत का नाटक किया, जानती हूं कि बहुत ज्यादा है, पर ऐसा करने के बाद अचानक से ही हम सर्वाइकल कैंसर पर बात करने लगे हैं, है ना? तो इस बीमारी पर चर्चा होनी जरूरी थी और मुझे गर्व है कि जो मुझे अपनी डेथ न्यूज से अचीव करना था वो मैंने अचीव कर लिया है। तो आज पूनम पांडे ने सामने आकर अपनी सच्चाई खुद बताई और उन्होंने बताया कि कैसे वो सर्वाइकल कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहती थी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे पुराने और बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने से लेकर बीजेपी के संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाने वाले लालकृष्ण आडवाणी को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलने पर उन्हें बधाई मिलने का तांता शुरू हो गया है। लालकृष्ण आडवाणी देश के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में शुमार वो शख्स जो बीजेपी की स्थापना से लेकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। उसी आडवाणी जी को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैं भी उनसे बात की और सम्मानित होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी जी को फोन कर बधाई दी। आडवाणी वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं। 1980 में बनी बीजेपी के गठन के वक्त भी वो पार्टी में एक मजबूत पिलर रहे। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। देश का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान मिलने पर आडवाणी जी ने इसे गौरवशाली क्षण बताते हुए कहा कि इस सम्मान को वे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आडवाणी जी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर शुभकामना दी। नीतीश कुमार ने लिखा, आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है और उनसे कई चीजें सीखने का भी मौका मिला है। आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि आज अपनी मां को वो सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं।
मां का आडवाणी जी के राजनीतिक जीवन में बड़ा योगदान रहा। आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2002 से 2004 के बीच अटल जी के सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। 1998 से 2004 के बीच गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी की नींव रखने वाले लोगों में इनका नाम शुमार है। 10वीं और 14वीं लोकसभा में आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष रहे। आरएसएस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका राम मंदिर आंदोलन के रूप में काफी अहम रही थी। 90 के दशक में पूरे देश में रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी जी ने न सिर्फ मंदिर आंदोलन से लोगों को जोड़ा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बेहद मजबूत की। लंबे वक्त से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही थी। आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके सम्मान में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें, सेवा में रहने के लिए सक्षमता परीक्षा जरूरी है। अधिकतम 3 बार मौका मिलेगा सभी अभ्यर्थियों को, और तीनों बार फेल हुए तो नौकरी चली जाएगी। के पाठक की कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 4 चरण में सक्षमता परीक्षा बीएसईबी की तरफ से लिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को 3 मौका मिलने वाला है। 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें, राज्य में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। राज्य कर्मी बनाने के लिए परीक्षा लेगी सरकार। और हमारे साथ संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, शिक्षक संघ भले ही नाराजगी जाहिर कर रहे हो, परीक्षा से इनकार कर रहे हो, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल शिप्रा, देखिए जो नियोजित टीचर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अब चिंता की बात यह है कि जिस प्रकार से जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई थी, इसका विरोध चल रहा था। उसके बाद ही कहा गया था कि 3 मौके दिए जाएंगे और तीनों बार अगर मौके में अगर फेल कर जाते हैं तो निश्चित रूप से जो एक तरह से कमेटी गठित होगी वो विचार करेगी। एक बार फिर से के पाठक ने अपना एक्शन लिया है और के पाठक ने जो कमेटी बनाई है, आज पहली बैठक थी और पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि जो नियोजित शिक्षक 3 बार मौका मिलेगा, अगर वो पास नहीं करते हैं उनकी सेवा समाप्त कर जाएगी। यानी इसको लेकर 4 चरण में बीएसईबी जो है एग्जाम लेगा। पहले 3 चरण की बात की एग्जाम लेने की, लेकिन परीक्षा 4 बार लिए जाएंगे, जिसमें जो नियोजित शिक्षक होंगे उन्हें 3 बार मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 3.5 लाख शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है कि अगर वो इस इम्तिहान को पास नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त होगी। दूसरी बड़ी बात है कि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस परीक्षा में बैठना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ये के पाठक ने बताया। जी रजनीश, ये बड़ा फैसला जरूर कमेटी की तरफ से लिया गया है। क्या शिक्षकों की तरफ से रिएक्शन सामने आ पाया, क्योंकि वो तो शुरू से इनकार कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा से? बिल्कुल, देखिए 15 साल से 18 साल से जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो अब चाह रहे हैं कि अब परीक्षा ना हो और परीक्षा हो तो ऐच्छिक स्थानांतरण की जो सुविधा है वो मिले। क्योंकि अभी जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जिले का आवंटन हो जाएगा, जो जहां है वहां से उनका तबादला हो जाएगा। इसका विरोध चल रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि ऑनलाइन एग्जाम लेने की भी लगातार बात हो रही है और इसका विरोध चल रहा है। अब के पाठक ने जो फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद शिक्षकों के आगे कहीं ना कहीं खाई है। अगर वो एग्जाम पास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से 15 साल 18 साल से नौकरी करने वाले शिक्षक जो हैं उनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। शिप्रा, बिल्कुल रजनीश, बताया जा रहा है कि 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हो सकती है। आप बता रहे हैं 4 चरण में परीक्षाएं होंगी, तो क्या इसको लेकर भी कोई डेट्स निकाले गए हैं?
देखिए, पहले चरण की तारीख अभी तय कर दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से अभी कमेटी ने फैसला लिया है कि एक चरण की परीक्षा के बाद तुरंत जो है फिर से दूसरे चरण की परीक्षा होगी, तीसरे चरण की होगी, चौथे चरण की होगी, यानी 3 बार जो है मौका दिया जाएगा। और उसके बाद जो शिक्षक हैं वो एक मौका जो है इसलिए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है क्योंकि कोई शिक्षक अगर बीमार पड़ जाते हैं, दुर्घटना के शिकार होते हैं, अगर वो परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उनके लिए 4 बार जो है ये आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मा मिला है और जो शिक्षक हैं वो अब तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि परीक्षा पास करना अब जरूरी हो गया है। ये अब तक क्लियर नहीं था कि सेवा समाप्त किया जाएगा या नहीं, लेकिन अब ये फैसला ले लिया गया है कि अगर पास नहीं करेंगे तो राज्यकर्मी तो दूर, आपकी जो नौकरी है नियोजित की वो भी आपकी चली जाएगी। जी रजनीश, क्या आज की इस बैठक में और भी कुछ फैसले इससे जुड़े हुए लिए गए हैं? देखिए, अब तक जो कहीं ना कहीं ऐच्छिक की बात चल रही थी कि परीक्षा नहीं देंगे, हमारी मर्जी है, जो शिक्षक हैं या शिक्षक संघ हैं, क्योंकि लगातार विरोध चल रहा है और सरकार की तरफ से जो है अब तक कोई वार्ता नहीं हुई है कि इस पर संशोधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब कैबिनेट में मुहर लगी थी तभी से विरोध चल रहा था। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के इस्तीफे का दौर अब शुरू हो गया है। औरंगाबाद जैसे छोटे जिले में अब तक 30 शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया है। सभी ने इस्तीफे की व्यक्तिगत वजह बताई है, लेकिन उनकी तरफ से दिया गया कारण असली कारण से कोसों दूर है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। और आपको बता दें कि औरंगाबाद में अब तक 30 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सभी शिक्षक अपने अपने कारण को सामने रखते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। बेरोजगार युवा जो हैं छोटी मोटी नौकरियों के पीछे मारे फिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के इस्तीफा का दौर जारी है। अकेले औरंगाबाद की हम यदि बात करें तो अकेले औरंगाबाद में जो आंकड़े बता रहे हैं वह अभी तक 30 शिक्षक जो हैं जो बीपीएससी से चयनित हुए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यह बात जो है चर्चा में तब आ गई जब गुरुवार को बीते 2 दिन पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 9 शिक्षकों का इस्तीफा पत्र मिला, जिसे डीईओ ने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और बताया कि जो भी आवेदन थे उन आवेदनों पर जो शिक्षक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है उन सबों ने कारण जो बताया है वो व्यक्तिगत बताया है, किसी ने कोई विशेष कारण नहीं बताया है। व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने की बात उन्होंने लिखी है, आवेदन पत्र पर लिखा है। हालांकि वजहें कुछ और भी हो सकती हैं जिनकी वजह से जो है शिक्षक इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन यह जो इस्तीफा देने का सिलसिला है, जो प्रक्रिया है, जो गति है इस्तीफा देने की, यह इस बात का संकेत भी दे रही है कि यह जो सिलसिला है आगे भी जारी रहेगा और यह संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस्तीफे की असली वजह की पहचान करे और उसे दूर करने की कोशिश करे, ताकि जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो खर्च हो रहा है, सरकारी धन का जो उपयोग हो रहा है, उसका लाभ मिल सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश पर वो 5 दिन की ईडी कस्टडी पर हैं। इस बीच 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में उन्हें शामिल होने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे। रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई है। दोपहर करीब 2 बजे ईडी की टीम ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से हेमंत सोरेन को कस्टडी में लिया और वहां से उन्हें हीनू में जांच एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया। अब अगले 5 दिन तक हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में रहेंगे, जिसमें उनसे लैंड स्कैम को लेकर कई सवाल जवाब किए जाएंगे।
पूरा मामला 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिस मामले को लेकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। और वहीं इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे अभी होने बाकी हैं, जिसे लेकर ही ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लिया है। अब देखना होगा कि ईडी की पूछताछ में हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले दिनों में और कितनी बढ़ती हैं। ईडी की कस्टडी के तीसरे दिन यानी 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में विधायक के रूप में हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकेंगे। ईडी के विरोध के बावजूद पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली, पर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे। इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान होने वाली वोटिंग में शामिल होने को हरी झंडी जरूर मिल गई है। वोटिंग राइट से उनका अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस पिटीशन का पुरजोर विरोध किया ईडी ने कि इनको नहीं होना चाहिए। ये पूरा स्पष्ट था, ईडी का ऑब्जेक्शन जो है ये बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि सरकार को गिराने की साजिश है, इस वजह से अरेस्ट किया गया। अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट नहीं है, फिर भी ईडी ने ऑब्जेक्ट किया। सब बातों को सुनते हुए कोर्ट ने हमारे पिटीशन को अलाउ कर दिया है और उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति ग्रांट कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं, जहां उनसे अगले 5 दिन तक केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कई तीखे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। रांची से गौरव झा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।